जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 14.4 का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक है हमारा। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है इम्प्लीकेशंस, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अंतर्भाव बोलते हैं हिंदी में, हमेशा याद रखना, इम्प्लाइज को अंतर्भाव बोलते हैं, इम्प्लीकेशंस को, हाँ। और सप्रतिबंध कथन, ये 3 प्रकार के इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और यूज यानी कि जो वर्क किया है, जो क्वेश्चंस, जो भी इन्होंने थ्योरी समझाई है वो फर्स्ट टाइप की इफ देन की ही समझाई, यानी यदि तो की। लेकिन मैं आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले बता दूं बच्चों। इफ देन हिंदी में बोलेंगे यदि तो। सफिशिएंट कंडीशन होती है, ये पर्याप्त स्थिति होती है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। इफ यू ईट हेल्दी फूड देन योर बॉडी विल बिकम फिट। ये एक सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर तुम हेल्दी खाना खाओगे बच्चों तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छी फिट रहेगी। यदि आप अच्छा खाना खाओगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स धीरे धीरे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ कि यदि बादल छाए हैं तो बारिश होगी। इफ़ क्लाउड्स आर देयर इट विल रेन, या जो भी इस तरह से। इफ़ देन, हाँ। दूसरा है ओनली इफ़। ओनली इफ़ नाम से ही क्लियर है, केवल यदि, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब जैसे इफ़ देन है, एक एग्जाम्पल बुक में दिया है कि इफ़ यू आर बॉर्न इन यूएस यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ यूएस, है ना। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं तो आपको वहाँ की क्या बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप को, नागरिकता, आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। अब ये कंडीशन सफिशिएंट है, आप वहाँ पैदा हुए आपको मिल जाएगी, सिंपल सी बात। लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है बच्चों। और भी तो कई लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं, उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं, उसके मुताबिक दूसरे लोगों को भी मिलती है। ऐसा थोड़ी कि जो पैदा नहीं हुआ उसको मिलेगी नहीं, हाँ अगर पैदा हुए हो तो गारंटी है मिलेगी मिलेगी। तो सफिशिएंट है, कोई नेसेसरी नहीं है। फर्क समझ में आया। ओनली इफ के केस में ये बिल्कुल आवश्यक है, जो भी आपको स्थिति दी जाएगी वो बिल्कुल आवश्यक है। जैसे कि इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट ए ग्रेड, ग्रेड ए मिलता है ना, ए या ए प्लस, यू विल अर्न ए प्लस। तो अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, पढ़ाई में मेहनत करेंगे, तभी आपको ए ग्रेड मिलेगा। क्या कोई और चांस है, आप बता दीजिए। ये तो कोई लॉटरी वाला सिस्टम है नहीं, है ना। तो इफ़ यू स्टडी हार्ड देन ओनली यू विल गेट, यू विल अर्न ए प्लस, ठीक है, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यू कैन एंटर इन एग्जामिनेशन हॉल ओनली इफ यू हैव एडमिट कार्ड विद यू। आप केवल तभी परीक्षा भवन में प्रवेश ले सकते हैं जब आपके पास प्रवेश पत्र हो। ये नेसेसरी कंडीशन है बाबा। कोई घुसने नहीं देगा, आपके रिलेटिव की ड्यूटी क्यों ना लगी हो, आपकी मदर की, आपके फादर की क्यों ना लगी हो, लेकिन वो भी नियमों से बंधे होंगे और वो ऐसे करने नहीं देंगे। ओनली इफ हो गया, नेसेसरी कंडीशन समझ में आ गई। अगला है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यानी यही एकमात्र कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, आवश्यक तथा पर्याप्त। इसमें क्या होता है, आप एक स्टेटमेंट ले रहे हैं पी इम्प्लाइज क्यू, आप शो कर दो, उसके बाद क्यू इम्प्लाइज बी शो कर दो। इसका मतलब होता है ये दोनों इम्प्लाई हो रहे हैं, यानी कि दोनों कंडीशन एक दूसरे के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली है तो दूसरी है, दूसरी है तो पहली है, ये भी जरूरी। जैसे कि एक व्हाट्सएप पे आता है ना, जिंदगी है तो अपने हैं, अपने हैं तो जिंदगी है। तो एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये इसके डिनोशन भी है, इस तरह से लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ को। एक और तरीके से होता है इफ एंड ओनली इफ का, आई डबल एफ। आई डबल एफ का मीनिंग भी यही होता है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये कंडीशन उसमें होती है, ठीक। तो ये 3 प्रकार के बच्चों इम्प्लीकेशंस हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे केवल और केवल, यानी कि इफ एंड देन, यदि तो स्टेटमेंट्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना टाइम मैंने इसमें लगाया लेकिन वो भी ज़रूरी था। अब इफ देन स्टेटमेंट्स होते हैं,
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 5 वेज। 5 तरीके से अगर लिखे हों, आप पहचान जाना ये इफ देन स्टेटमेंट है। उसमें इफ और देन ना भी होगा ना तो भी आप पहचान जाना, इफ हो या देन ना हो, देन हो या इफ ना हो, ऐसे। यदि तो के कथन को 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। ये 2 बार लिख दिया, 5 वेज। पहला है बच्चों, P इम्प्लाइज Q, यानी P अंतर्भाव Q। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल बच्चों जो मैं ले रही हूँ ना, ये बुक का ही एग्जाम्पल है। ये मैंने अपने मन से नहीं लिया। एक स्टेटमेंट है बच्चों P, इसमें है अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट है Q, इसमें है अ नंबर, या x ले लो, हाँ, अ नंबर की जगह x इज मल्टीपल ऑफ 9 ऐसे भी ले लो। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब इनको इफ और ये क्या है, इफ देन से जोड़ना है तो इसके 5 तरीके हैं। पहला मेथड ये है, if a number is multiple of 9, it implies that it is a multiple of 3। इसमें implies वर्ड आ गया, ये देखो implies, P implies Q, समझे आप। तो मैं एक बार और बोल दूं, if a number is multiple of 9, it implies that it is, अब ये बार बार a नंबर नहीं, it is a multiple of 3, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, P is बेटा implies को अंतर्भाव कहते हैं, ठीक है। P is sufficient condition for Q, P पर्याप्त प्रतिबंध है Q के लिए। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, knowing that a number as a multiple of 9 is sufficient to conclude that it is a multiple of 3। इसको हम लिखेंगे हिंदी में कैसे, कि यदि हम ये जानते हैं कि एक नंबर 9 से विभाज्य है तो वो 3 से भी विभाज्य होगा। मतलब जो P कंडीशन है वो Q के लिए सफिशिएंट कंडीशन हो गई, पर्याप्त प्रतिबंध हो गया। दोबारा बोल दूं इसको हिंदी में, हम ये लिख देंगे इसमें कि यदि हम ये जानते हैं कि P 9, अब मैंने इसमें क्या बोला है, मल्टीपल बोला है, तो मल्टीपल को तो गुणक बोलते हैं हिंदी में, और गुणक बोल दो बेटा, या क्या बोला था मैंने, मल्टीपल भाज्य होता है ना, भाज्य, ऐसे बोल दो भाज्य, ठीक है। तो मल्टीपल बोल रही हूँ, चलो गुणक बोल रही हूँ। तो दूसरे में क्या हो गया कि यदि हम ये जानते हैं कि P 9 से विभाज्य है या 9 का गुणक है तो वह 3 का गुणक भी होगा, सफिशिएंट कंडीशन। तीसरा, P ओनली इफ Q, अब ये P Q पे डिपेंड करवा दिया, ये थर्ड केस है, P को Q पे डिपेंड करवा दिया। अब इसको कैसे बोलेंगे, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हालांकि ये गलत है, ये गलत है कि नहीं है, कि अगर कोई नंबर 3 से मल्टीपल है, 3 का गुणक है, तो वो 9 का भी होगा। ये बात गलत है, लेकिन सेंटेंस को लिखने का एक ये तरीका भी है। ये जो मैंने मैथमेटिकल एग्जाम्पल लिया इसमें ये बात गलत हो गई, ठीक है, लेकिन लिखने का एक ये तरीका है कि P केवल यदि Q, यानी अगर Q होगा तो P होगा। समझे आप इस बात को? अभी इसकी प्रैक्टिस आगे और भी कराएंगे, ठीक। इसके बाद है नॉट Q या Q नॉट इम्प्लाइज P नॉट, यह P आएगा। Q नॉट इम्प्लाइज P, दोनों को निगेटिव कर दो। दोनों को निगेटिव कैसे करोगे, इफ अ नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, है कि नहीं। अब एक चीज देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल पहले स्टेटमेंट जैसा है, दोनों को उल्टा कर दिया और नॉट कर दिया। अब इसके बारे में एक बात और आगे भी आएगी, तो समझे आप इस बात को। तो इसको कैसे बोलेंगे, नॉट Q या Q नॉट, हाँ, अंतर्भाव P नॉट। अगर Q को उल्टा कर दो तो वो P का भी उल्टा हो जाएगा। अगर वो 3 का गुणक नहीं है तो वो 9 का भी गुणक नहीं होगा। तो इस तरह से इफ देन को लिखने के 5 तरीके हैं, इस पर आधारित अभी आपको सवाल भी करने होंगे। अब आगे की चीज़ें हैं बेटा, कंट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स। अब इसको ध्यान से समझना, ज़्यादातर सवाल इसी पर बेस्ड हैं। कंट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स, ठीक है, प्रतिधनात्मक और विलोम। मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, समझो इस चीज़ को। कथन, स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, मैंने कौन सा वाला लिया, इफ देन वाला, यदि केवल।
नहीं, केवल यदि, हाँ, इफ देन। तो कथन है P इम्प्लाइज Q, इसका कन्वर्स यानी कि विलोम Q इम्प्लाइज P होगा। रट्टा मार लो, मुझे नहीं मालूम, इसको अच्छे से समझ लो, याद कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाना चाहिए कि स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा, Q इज टू Q इम्प्लाइज P। सिंपल है ना, दिखने में सिंपल है। इसका कंट्रा पॉजिटिव होगा। कंट्रा पॉजिटिव इसका ही है, स्टेटमेंट का ही है, लेकिन इसी से बनेगा। स्टेटमेंट का ही है ये बच्चों। एक सेकेंड रुको, मैं इसी का, ये एरो इसी का है, इसी से बना है, ठीक, ये हटा ही दो। ऐसे स्टेटमेंट से ही ये कंट्रा पॉजिटिव बना है। कैसे? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ऐसे, ठीक है। तो कन्वर्स में होगा Q इम्प्लाइज P, कंट्रा पॉजिटिव में होगा नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। मैं भूल रही हूँ कि इसको Q नॉट बोलते हैं कि नॉट Q, नॉट श्योर। और इनवर्स में क्या होता है, P इम्प्लाइज Q है तो नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। तो ये 4 केस याद कर लो। व्युत्क्रम, इनवर्स, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q स्टेटमेंट का कन्वर्स Q इम्प्लाइज P, और स्टेटमेंट का प्रतिधनात्मक कंट्रा पॉजिटिव नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। स्टेटमेंट आपको वापस मिल जाता है कंट्रा पॉजिटिव करने से। कंट्रा पॉजिटिव और स्टेटमेंट सेम केस होते हैं, हमेशा याद रखना। जो बात यहाँ कही जा रही है उसका मतलब यही निकलेगा। इन दोनों का मतलब हो सकता है गलत भी हो, लेकिन ये अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, पक्की बात है, ठीक है। तो याद हो गया आपको, कहीं पे नोट कर लेना इसको, ठीक है। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू द कंट्रा पॉजिटिव इज ऑल्सो ट्रू। मैंने ये बात लिख कर भी रख ली है। यदि कथन सत्य होता है तो इसका प्रतिधनात्मक भी सत्य होता है बच्चों, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस तो बहुत हो गई, अगर कहीं ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो हम आपको और करा देंगे प्रैक्टिस। तो सीधे क्वेश्चंस पर आया जाए। ये मैंने बच्चों लिख कर रखे हैं क्वेश्चंस, ये देखिए, एक्सरसाइज 14.4, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथन को वाक्यांश यदि तो का प्रयोग करते हुए 5 विभिन्न रूप में इस प्रकार लिखिए कि उनके अर्थ समान हो। मैंने एक जगह पर, क्योंकि पेज पलट कर ना देखना पड़े, ये लिख कर रख लिया था। Rewrite the following statement with if then in 5 different ways conveying the same meaning. तो यदि एक प्राकृत संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम है, ये आपका सेंटेंस है यदि तो वाला, ठीक है। इसको अलग तरीके से 5 प्रकार से लिखना है। इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। तो बच्चों इसमें P स्टेटमेंट क्या बना, इसमें P स्टेटमेंट हुआ हमारा, एक प्राकृत संख्या विषम है, एक प्राकृत संख्या विषम है, इसको आप एक जगह लिख लेना, ठीक। P स्टेटमेंट इन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अ नेचुरल नंबर इज ऑड, गॉट इट। Q स्टेटमेंट क्या है, उसका वर्ग भी विषम है। प्राकृत संख्या का वर्ग विषम है, भी हटा दो, वो तो हमने सेंटेंस बनाया तो लगाया। और हिंदी में क्या बनेगा, स्क्वायर, इंग्लिश में सॉरी, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर को n लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑड, अ नेचुरल नंबर इज ऑड, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑड। एक प्राकृत संख्या विषम है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग विषम है, एक लगा लेना, चलो ठीक है। तो ये हो गया, ये मैं क्या रख रही हूँ, मुझे चाहिए। अब इसको मैं लिख रही हूँ बेटा, पहले क्या है, P इम्प्लाइज Q, ठीक, P अंतर्भाव Q, इस तरीके से लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, एक प्राकृत संख्या विषम है का तात्पर्य है कि उसका वर्ग भी विषम है, ठीक है, ये लिख लेना इस तरीके, तात्पर्य है इम्प्लाइज का। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अ नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड, पहला तरीका हो गया। दूसरा जो है, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q,
P पर्याप्त प्रतिबंध है Q के लिए। बच्चों ये मैंने 4th नंबर पे लिख दिया, ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे होने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ये 4th पे चला गया। देखो क्या है, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। P Q के लिए पर्याप्त कैसे है? किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के विषम होने के लिए यह पर्याप्त है कि संख्या विषम है। समझे, ये Q है, ये सेंटेंस Q है, ये सेंटेंस P है, तो Q के होने के लिए P सफिशिएंट है। इंग्लिश में कैसे है? फॉर द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज सफिशिएंट दैट द नंबर इज ऑड। गॉट इट, है ना। अब थर्ड पर आइए, P ओनली इफ Q। P केवल यदि Q। अब उल्टा करना है, कैसे बोलेंगे हम? कोई प्राकृत संख्या विषम है केवल यदि उसका वर्ग विषम है, यानी P ओनली इफ Q। अगर वर्ग विषम है तो संख्या विषम है। गॉट इट। ऐसे इंग्लिश में हो जाएगा, अ नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड। तो ये स्क्वायर वाली कंडीशन Q है और नेचुरल नंबर वाली P है, तो P तभी होगी जब Q होगा। तो ये आपका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सॉरी, P ओनली इफ Q। आया समझ में? Q सेंटेंस पहले आ गया। फोर्थ कंडीशन क्या है? Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। Q अनिवार्य प्रतिबंध है P के लिए। तो अनिवार्य प्रतिबंध है तो कैसे होगा? किसी प्राकृत संख्या के विषम होने के लिए यह अनिवार्य है कि उसका वर्ग विषम है। ठीक, आया समझ में? किसी प्राकृत संख्या के विषम होने के लिए यह अनिवार्य है कि उसका वर्ग विषम है। ठीक, इसके बाद आपकी लास्ट कंडीशन है, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। उल्टा लिख दिया, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। नॉट Q अंतर्भाव नॉट P, वहाँ गलत लिखा था तो कॉपी भी गलत कर दिया। तो ये कैसे है? यदि किसी प्राकृत संख्या का वर्ग विषम नहीं है तो वह प्राकृत संख्या विषम नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड देन द नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड। ठीक है, स्क्वायर इज नॉट ऑड यानी कि Q नॉट Q हो गया, देन द नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, ये नॉट P हो गया। तो ये नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P बन गया। ऐसे 5 प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, निम्नलिखित कथनों के प्रतिधनात्मक और विलोम कथन लिखिए। राइट द कंट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके लिए बच्चों मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी है, वो अभी आपको दिखाती हूँ। यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x विषम है। इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ऑड। मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। पहला P स्टेटमेंट क्या बन गया? x एक अभाज्य संख्या है। Q क्या बन गया? x एक विषम संख्या है। ऐसे ही है ना, देख लो, बन गया P और Q। x इज अ प्राइम नंबर, Q है x इज एन ऑड नंबर। चलिए, पहला क्या बताना है मुझे? पहला बताना है प्रतिधनात्मक, यानी कि कंट्रा पॉजिटिव। और कंट्रा पॉजिटिव कैसे होता है? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट। अभी मैं नॉट बोल रही हूँ पहले, ठीक है। तो कैसे बनेगा? हिंदी में बनाऊँ पहले? हिंदी में बनेगा, नॉट Q क्या होगा? x एक विषम संख्या नहीं है। गॉट इट? x एक विषम संख्या नहीं है, अतः यह अभाज्य भी नहीं है। भी लगाओ चाहे नहीं लगाओ। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे? इंग्लिश में लिख देंगे, x इज नॉट एन ऑड नंबर, therefore x is not a prime number। गॉट इट? लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? दूसरा क्या था बच्चों? विलोम। याद है ना विलोम? एक बार आपको और दिखा दूं, विलोम कहाँ गया? जस्ट अ मिनट। विलोम कन्वर्ट्स में क्या होता है? Q इम्प्लाइज P होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो विलोम कैसे बन जाएगा? हिंदी में बन जाएगा, x एक विषम संख्या है। मैं बेटा इसके बाद ना सिर्फ बोल दूंगी, लिखने में बहुत टाइम जाएगा क्योंकि मुझे बाइलिंगुअल पढ़ाना होता है दोनों भाषाओं में। x एक विषम संख्या है, अतः यह अभाज्य है। ऐसे उल्टा हो जाएगा ना, ये आ गया आपका Q
और ये आ गया आपका P, तो Q ने P को इम्प्लाई कर दिया। गॉट इट? तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, इसको एक इंग्लिश में भी बता दूँ। X इज ऑड, ठीक है, देयरफॉर इट इज क्या, प्राइम, ऐसे, ठीक है। X इज ऑड देयरफॉर इट इज प्राइम, ऐसे, देयरफॉर। अब मैं बोल रही हूँ ना, इस पे मत जाओ राइटिंग पे। इट इज, ये P इसका है स्टेटमेंट वाला, इट इज प्राइम, ठीक। अब बच्चों मैं सिर्फ बोलूंगी और आप समझेंगे। हाँ, दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को समतल में नहीं काटती हैं। तो पहले नॉट Q नॉट P, हिंदी में बता रही हूँ पहले, ठीक है। नॉट Q क्या होगा, दो रेखाएं एक दूसरे को समतल में काटती हैं, नॉट Q में नहीं, हट जाएगा। दो रेखाएं एक दूसरे को समतल में काटती हैं, अतः ये समांतर नहीं है। इसका उल्टा होगा नहीं है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को समतल में काटती हैं, अतः ये समांतर नहीं। हो गया ये वाला। अच्छा, इसका ये भी देख लो, Q मैप्स टू P देख लो। दो रेखाएं एक दूसरे को समतल में नहीं काटती हैं, अतः ये रेखाएं समांतर हैं। ये क्या हो गया, Q मैप्स टू P या Q इम्प्लाइज P हो गया। दो रेखाएं एक दूसरे को समतल में नहीं काटती हैं, अतः ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। इधर आ जाइए। टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द प्लेन। अब नॉट क्या हो जाएगा, टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन द प्लेन, देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल। इसका नेगेटिव बनाने के लिए ये हटा दिया, इसमें लगा दिया, इसका लगा दिया। टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन द प्लेन, देयरफॉर लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है। उल्टा में क्या हो जाएगा, टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द प्लेन, देयरफॉर दे आर पैरेलल, ठीक है। टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द प्लेन, देयरफॉर दे आर पैरेलल, ऐसे। अब यहाँ आ जाइए। कोई वस्तु ठंडी है, किसी वस्तु का तापमान कम है। उल्टा चले तो, किसी वस्तु का तापमान कम नहीं है, अतः वस्तु ठंडी नहीं है, ऐसे, ठीक। किसी वस्तु का तापमान कम नहीं है, अतः वस्तु ठंडी नहीं है। थोड़ी डेयरिंग करें ना तो कम की जगह ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव चाहिए हमको, तो कम का उल्टा ज़्यादा ही होता है। तो किसी वस्तु का तापमान ज़्यादा है, अतः यह वस्तु गर्म है। बिल्कुल दोनों को उल्टा कर सकते हो। नहीं नहीं लगाना है तो नहीं नहीं लगा सकते हो, ठीक है। उल्टा करें, Q मैप्स टू P करें। Q इम्प्लाइज P कैसे होगा, किसी वस्तु का तापमान कम है, अतः वह वस्तु ठंडी है। उल्टा हो गया, Q से P पर आ गए। समथिंग इज कोल्ड, समथिंग हैज लो टेम्परेचर, समथिंग डज नॉट हैज लो टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज नॉट कोल्ड, ठीक है। समथिंग हैज नॉट कर लो, समथिंग हैज नॉट लो टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज नॉट कोल्ड। अब इसका उल्ट सिंपल कर लें, Q मतलब विलोम निकालेंगे तो क्या होगा, समथिंग हैज लो टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज कोल्ड। गॉट इट, समझे, कर लेना, ठीक। थोड़ी सी मेरी लगता है यहाँ पे इंग्लिश में लैंग्वेज में प्रॉब्लम, तो वो बुक में आंसर में देख लेना, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए, मैथ्स मेन चीज़ है समझने पर। आप ज्यामितीय विषय को आत्मसात नहीं कर सकते। क्यों, क्या बन गया, आपको ज्ञान नहीं है कि निगमात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है। यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री, यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। यानी कि आपको ज्योमेट्री के प्रूफ्स अगर नहीं आएंगे तो आप ज्योमेट्री को अपने अंदर मतलब आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो आप बताएं, पहले ये वाला करें इस बार, ये थोड़ा ये ईजी रहता है। ये करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा, आपको ज्ञान नहीं है कि निगमात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है, अतः आप ज्यामितीय विषय को आत्मसात नहीं कर सकते। उल्टा सही हो गया ना, आया। इंग्लिश में भी देख ले, यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, देयरफॉर यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री। गॉट इट, ये हो गया Q टू P। अब नॉट Q टू नॉट P कैसे होगा, आपको ज्ञान है कि निगमात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है, अतः आप ज्यामितीय विषय को आत्मसात कर सकते हैं। दोनों का नेगेटिव, ठीक है। यू नो या इफ लगा दो यहाँ पर, यहाँ तो इफ लगाना बहुत अच्छा है। इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, देन यू कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री। ये बहुत बढ़िया है। यहाँ तो केवल यदि लगा सकते हो, इफ देन बहुत इजीली लग रहा है ना। अच्छा, इसके बाद लास्ट है, लास्ट में यहाँ भी देख लें, x एक सम संख्या है से तात्पर्य है कि x संख्या 4 से विभाज्य है।
x इज एन इवन नंबर इम्प्लाइज दैट x इज डिविजिबल बाय 4। तो मैंने क्या किया, x एक सम संख्या है, x 4 से भाज्य है, x इज एन इवन नंबर, x इज डिविजिबल बाय 4, ऐसे बना लिया। तो पहले ये बनाओ बच्चों उल्टा वाला, हाँ ये अच्छा रहता है ना। तो कैसे बनेगा, x 4 से भाज्य है अतः x एक सम संख्या है। यहाँ पे लगा सकते हैं चूंकि, चूंकि भी लगा सकते हैं, चूंकि x 4 से भाज्य है अतः x एक सम संख्या है। इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x इज एन इवन नंबर, या x की जगह इट कर लो, इट इज एन इवन नंबर। नॉट में कैसे आ जाएगा, x 4 से भाज्य नहीं है अतः यह एक सम संख्या नहीं है। x is not divisible by 4 therefore it is not an even number। दोनों में नो नो नॉट नॉट जो भी आना है आ जाएगा, ठीक है। x is not divisible by 4 therefore it is not an even number। ये हो गया क्या आपका नेगेटिव q टू नेगेटिव p, ऐसे गॉट इट। तो मेरे हिसाब से बच्चों मैंने काफ़ी मेहनत से आपको समझाए हैं सवाल, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ रहे होंगे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है, जो मैथ सब्जेक्ट है ना ये उससे थोड़ा सा हटकर है, तो हर एक को एकदम से नहीं भी होता, टैकल नहीं कर पाते हैं, आप कर लेना। थर्ड है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि तो रूप में लिखिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ देन। आपको नौकरी मिलने का तात्पर्य है कि आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। You get a job implies that your credentials are good। तो मैं इसको लिख के दिखाऊं बच्चों, हाँ लिख के दिखाती हूँ आपको। आप यहाँ लिख सकते हैं यदि आपको, एक मिनट इसको ऐसे रख लूँ, यदि आपको नौकरी मिल गई है तो आपकी विश्वसनीयता अच्छी है, आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। बच्चों देखो यदि तो, तो यदि तो अप्लाई हो गया ना, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इफ यू गेट a job, if you get a job then your क्या बोलते हैं, credentials are good। हो गया, then if then हो गया। now come to the part number 2। केले का पेड़ फूटेगा यदि वह 1 माह तक गर्म बना रहे। The banana tree will bloom if it stays warm for a month। पेड़ फूटेगा ना, उसमें फूल निकलेंगे, वो फूटना नहीं, फूल निकलेंगे, ठीक है। तो मैं बोल दूं बच्चों, हाँ बोल रही हूँ, आप नोट कर लेना अपने अपनी लैंग्वेज का। इफ द बनाना ट्री स्टेज वार्म फॉर अ मंथ देन इट विल ब्लूम। उल्टा भी तो लिख सकते हैं, हमारे पास तो 5 तरीके हैं ना लिखने के, 5, तो ये ज़्यादा अच्छा है। आप कैसे बोलेंगे, इफ द बनाना ट्री स्टेज वार्म फॉर अ मंथ देन इट विल ब्लूम। मैंने क्या किया, Q2P कर दिया, ये Q है पीछे वाला और पहले वाला P था, तो मैंने ऐसे 5 तरीके हैं मेरे पास, जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, इसकी जो अर्थ है उसका अनर्थ नहीं कर रहा है, मैं वो लगा रही हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे, यदि केले का पेड़ 1 माह तक गर्म बना रहता है तो केले के पेड़ पर फूल लगेंगे, ऐसे, ठीक है। थर्ड है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन्होंने क्या किया, यदि यहाँ लगा दिया इफ, ठीक है, तो हम इसको पहले ले लेते हैं। कैसे, इट्स की जगह क्या आ जाएगा, इट्स की जगह आ जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल, तो क्या बन जाएगा, इफ the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। यहाँ quadrilateral इस वाले इट की जगह आ जाएगा, इट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। if
the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. हिंदी वाले क्या लिखेंगे? यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब फोर्थ है, कक्षा में A+ ग्रेड पाने के लिए यह अनिवार्य है कि आप पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। To get an A+ in the class, it is necessary that you do all the exercises of the book. यदि आप कक्षा में A+ ग्रेड पाते हैं तो आप पुस्तक के सभी प्रश्न हल कर लेते हैं। यानी कि इंग्लिश में क्या लिखा है? इफ़ यू गेट A+ इन द क्लास देन यू डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन द बुक। हमको सही गलत पे थोड़ा ही जाना है, हमको तो बात करनी है। जो इन्होंने कहा उसको इफ़ और बट में, इफ़ और क्या है, ओनली क्या, इफ़ एंड देन में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, इफ़ यू गेट A+ इन द क्लास देन यू डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन द बुक। यदि आप कक्षा में A+ ग्रेड पाते हैं तो आप पुस्तक के सभी प्रश्न सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ये कुछ मज़ेदार है। नीचे A और B में प्रदत्त कथनों में से प्रत्येक के 1 में दिए कथन का प्रतिधनात्मक और विलोम कथन पहचानिए। गिवन स्टेटमेंट्स इन A and B, identify the statements given below are contrapositive और कन्वर्स ऑफ ईच अदर। बच्चों ये आप पॉज कर दो वीडियो और आप पहले खुद करो, आप पहचानो कि कौन सा वाला कंट्रापॉजिटिव है, कौन सा कन्वर्स है। ठीक, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि कंट्रापॉजिटिव और कन्वर्स क्या होते हैं। कंट्रापॉजिटिव प्रतिधनात्मक क्या होता है बच्चों? होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। और विलोम यानी कि कन्वर्स क्या होता है? Q इम्प्लाइज P। चलिए चेक करना शुरू करते हैं। हाँ, ये रहा आपका ए स्टेटमेंट। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं। इफ़ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। ये तो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, सॉरी, ये तो स्टेटमेंट है। अब पहचानो कि ये कौन सा है। यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो देखो ये Q स्टेटमेंट का नेगेटिव हो गया ना, Q स्टेटमेंट का नेगेटिव। यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो ये हो गया आपका प्रतिधनात्मक, कंट्रापॉजिटिव। इफ़ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो ये हो गया ना, समझ गए आप? प्रतिधनात्मक हुआ, कंट्रापॉजिटिव। ठीक, यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं, तो ये Q इम्प्लाइज P हो गया, उल्टा हो गया सिर्फ, और तो कुछ नहीं है। तो ये विलोम है, ये कन्वर्स है। ठीक, आप लिख लेना। दूसरा है, यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P वाला प्रोग्राम है, यानी ये भी कंट्रापॉजिटिव। ठीक, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कौन सा वाला हो गया? प्रतिधनात्मक। यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसमें तो सिंपल इन्होंने Q इम्प्लाइज P किया है, तो ये आपका विलोम है, यानी कि कन्वर्स है। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।